बंगाल का युद्ध दूसरे दौर में पहुंच चुका है। अमित शाह ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। पहले फेज में 152 में से 110 सीटें बीजेपी जीतेगी। मतलब बीजेपी को सरकार बनाने के लिए सिर्फ 38 सीटें और चाहिए होंगी। बंगाल में दूसरे फेज में 142 सीटों पर चुनाव होगा। अमित शाह का दूसरा दावा और भी बड़ा है। कोलकाता की भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। अमित शाह ने आज शाम में दावा किया कि भवानीपुर सीट भी ममता बनर्जी हार सकती हैं। मतलब इन दोनों बातों को जोड़ा जाए तो क्या पहले फेज और दूसरे फेज में मोदी लहर चल रही है? क्या भगवा की आंधी कोलकाता तक पहुंच गई है? क्या बंगाल का चुनाव टर्निंग पॉइंट पर आ गया है? पहले फेज में 93% वोटिंग हुई है, यानी 100 में से 93 वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचा है। अब 29 अप्रैल को क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट से समझिए। बम्पर मतदान हुआ है, जबरदस्त मतदान हुआ है। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। क्या बीजेपी राउंड 1 की 152 में से 110 सीटें जीतने जा रही है? क्या राउंड 2 की 142 में से 100 सीटें भी बीजेपी के पास ही आ रही हैं? मोदी और शाह की जोड़ी पहले फेज की वोटिंग के बाद 72% स्ट्राइक रेट का दावा कर रही है। क्या राउंड 2 में बीजेपी 70% का स्ट्राइक रेट अचीव करने वाली है? राउंड 1 में 92.89% वोटर टर्नआउट। क्या राउंड 2 में 95% का आंकड़ा पार होगा? अगर हां, तो दीदी को फायदा होगा या दादा को फायदा होगा? एक 152 सीटों पर वोटिंग के बाद नरेंद्र मोदी को क्या ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है? राउंड 2 से पहले मोदी के पास नेक्स्ट 142 सीटों को लेकर क्या फीडबैक आ रही है? क्या बीजेपी इस बार सच में बंगाल में दीदी का किला ध्वस्त करने जा रही है? लग तो ऐसा ही रहा है, और ये सब कुछ मोदी के ऐलान और अमित शाह के प्लान के दम पर मुमकिन होता दिख रहा है। तो क्या मोदी शाह की जोड़ी 4 मई को बंगाल में चमत्कार करने वाली है? इसे अलग अलग आंकड़ों से समझते हैं। सबसे पहले राउंड 1 के रिकॉर्ड तोड़ वोटर टर्नआउट को डिकोड करते हैं, जो सीधे सीधे टीएमसी के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। 2021 के चुनाव में बंगाल का टोटल वोटर टर्नआउट था 82.30%, जबकि इस बार सिर्फ पहले चरण में वोटर टर्नआउट है 92.89%, यानी करीब 93%, जिसमें पिछली बार के टोटल वोटर टर्नआउट के मुकाबले इस बार सीधे सीधे 10.59% वोटों का इजाफा हुआ है, वो भी पहले चरण में। अब इसके दो मतलब निकाले जा रहे हैं। जो वोटर टर्नआउट बढ़ा है वो या तो बीजेपी के पाले में गया है या फिर टीएमसी के खाते में गया है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये हिस्टोरिकल वोटर टर्नआउट कैसे बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। इस बार का बंगाल चुनाव ममता के फेवर में कोई प्रो इनकम्बेंसी वाला चुनाव नहीं है, ये एंटी इनकम्बेंसी वाला चुनाव है, और यही बंगाल का पैटर्न भी रहा है। जब साल 2011 में टीएमसी ने लेफ्ट फ्रंट को हराकर बंगाल की सत्ता हासिल की थी, तो उस वक्त भी पश्चिम बंगाल में वोटिंग का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था। 2011 के बंगाल चुनाव में कुल वोटर टर्नआउट 84.33% था, जो 2006 के चुनाव के 81.97% वोटर टर्नआउट के मुकाबले 2.36% ज्यादा था। वैसे भी हाल के चुनाव में प्रो इनकम्बेंसी की सरकारें सिर्फ उन्हीं राज्यों में बनी जहां जहां बीजेपी या एनडीए की सरकार पहले से थी।
उदाहरण के तौर पर बीजेपी ने यूपी रिटेन किया, उत्तराखंड रिटेन किया, गोवा रिटेन किया, मणिपुर रिटेन किया, गुजरात रिटेन किया, असम रिटेन किया, हरियाणा रिटेन किया, त्रिपुरा रिटेन किया, अरुणाचल प्रदेश रिटेन किया, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी यही हुआ। और अब बंगाल में यही प्रो मोदी लहर और ममता विरोधी लहर बीजेपी को जीत की दहलीज पर लेकर जाने वाली है। मोदी ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है बीजेपी जीत रही है, टीएमसी हार रही है। शाह ने तो कैलकुलेट करके पहले चरण की सीटें तक बता दी है। मैं आज बंगाल की बात करूंगा। लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। जिस बंगाल में टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया था, उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। अब दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है। लेकिन साथियों, इस वजह से अब टीएमसी बहुत बुरी तरह बौखला गई है। कल रात भर टीएमसी अपने गुंडों को ताकत दे रही थी, मैदान में आओ, मैदान में आओ। मैं बंगाल की जनता से कहूंगा, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें आशीर्वाद देने वाली जनता से कहूंगा, मत भूलिए, ये क्रांति की धरती है, ये वीरों की धरती है। और ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। हमारे पास जो फीडबैक है, उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मुझे तो सुनामी दिख रही है भाई, और मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ सीटें भी बढ़ेगी और सीट जीतने का मार्जिन भी बढ़ेगा।
यानी दीदी जिस एंटी इनकम्बेंसी के दम पर लेफ्ट को हटाकर बंगाल में सीएम की कुर्सी पर बैठी थी, अब वही एंटी इनकम्बेंसी बंगाल में उनके लिए जी का जंजाल बनता दिख रहा है। इसका भी गणित पहले चरण के वोटर टर्नआउट के आंकड़ों से समझिए। बंगाल में एसआईआर स्क्रबिंग के बाद फर्स्ट फेज में टोटल वोटर्स की संख्या रही 3,61,00,000, जिसमें से 3,35,00,000 लोगों ने वोट डाले। इस बार पहले चरण की 152 सीटों पर मतदाता सूची में करीब 37 लाख नाम कम हो गए, यानी 2021 के मुकाबले इतनी कमी आई है। इन हटाए गए नामों में करीब 27 लाख लोग ऐसे भी हैं जिनके केस अभी ट्रिब्यूनल में लंबित हैं और उन्हें इस बार वोट डालने की इजाजत नहीं दी गई है, जबकि पहले वो वोट देते रहे हैं। अगर इन हटाए गए नामों को जोड़कर हिसाब लगाया जाए तो असल वोटिंग प्रतिशत काफी कम हो जाता है और 2021 के मुकाबले बस करीब 1.85% ही ज्यादा बैठता है। यानी एसआईआर ने फर्स्ट फेज की वोटिंग के साथ साथ बंगाल के चुनावी गणित और सियासत दोनों पर असर डाला है। बीजेपी को फायदा तो दीदी को नुकसान होता दिख रहा है। ये कैसे हुआ, अब ये भी समझिए। दरअसल एसआईआर में जितने नाम हटाए गए हैं वो 2021 में टीएमसी की जीत के अंतर के करीब करीब हैं। उस चुनाव में टीएमसी को बीजेपी से 9.87% ज्यादा वोट मिले थे। दिलचस्प बात यह है कि करीब 82% सीटों पर जहां पिछली बार टीएमसी जीती थी वहीं ज्यादा नाम काटे गए हैं। कुछ सीटें जैसे वेस्ट बर्धमान और साउथ दिनाजपुर जहां जीत का अंतर बहुत कम था वहां भी असर पड़ा है। मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में करीब 12.2 लाख नाम हटाए गए हैं। 2021 में टीएमसी ने इन जिलों में शानदार परफॉर्म किया था और कुल 75 सीटें जीती थी, जो उसकी कुल जीत का करीब 35% हिस्सा था। नाम कटने से पहले चरण में नुकसान बीजेपी को भी हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंट टीएमसी को लगा है। ऊपर से फर्स्ट फेज में रिकॉर्ड तोड़ वोटर टर्नआउट ने हिंट दे दिया है कि इस बार का चुनाव सिर्फ वोटिंग पर नहीं बल्कि वोटर लिस्ट के गणित पर भी टिका हुआ नजर आ रहा है और इसका इंपैक्ट दूसरे चरण की 142 सीटों पर भी पड़ना तय। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी ने अभी से ही दूसरे चरण की भविष्यवाणी भी कर दी है। मोदी ने 4 मई का संभावित रिपोर्ट कार्ड बंगाल के वोटर्स के बीच जाकर रख दिया है। बंगाल के वोटर्स को नया टास्क सौंप दिया है। प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि राउंड 1 के वोटर टर्नआउट का रिकॉर्ड राउंड 2 में टूटना चाहिए, एक भी वोट नहीं छूटना चाहिए। बम्पर मतदान हुआ है, जबरदस्त मतदान हुआ है। देश आजाद होने के बाद देश ने कभी ऐसा देखा नहीं जो इस बार बंगाल के लोगों ने करके दिखाया है। हर तरफ यही चर्चा है कि बीजेपी को कितना बड़ा समर्थन बंगाल में मिला है। पहले चरण के मतदान ने ये पक्का कर दिया है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता भी नहीं खुलेगा। अब दूसरे चरण में आपको टीएमसी की करारी हार पर और विकसित बंगाल के संकल्प पर पक्की मोहर लगानी है। लगाओगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे? ये कल जो हुआ है उसका रिकॉर्ड तोड़ोगे? ये कल जिन्होंने मतदान किया है उन्होंने आपके लिए चुनौती खड़ी कर दी है। करोगे मतदान इतना? अब 29 अप्रैल को ये काम आपको करना है। ये बंगाल के सामने बहुत बड़ा मौका है और इसलिए एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए।
बंगाल में बम्पर वोटिंग के बाद अगर बीजेपी इतनी होपफुल नजर आ रही है तो इसकी एक बड़ी वजह अमित शाह का ग्राउंड वर्क भी है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बंगाल चुनाव के पहले चरण में अमित शाह बंगाल के चप्पे चप्पे पर घूमे, भय नहीं भरोसा का नैरेटिव दिया और इसका असर भी वोटर टर्नआउट पर पड़ा। इस बार 2021 के मुकाबले करीब 20 से 25 लाख ज्यादा वोट डाले गए हैं। अगर कुछ प्रमुख लोकसभा सीटों की बात करें तो वहां भी वोटिंग में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। मसलन कूच बिहार में 1.3 लाख से ज्यादा, मालदा उत्तर में 1.4 लाख से ज्यादा, आसनसोल में 1 लाख से ज्यादा और बीरभूम में 1.1 लाख ज्यादा वोट पड़े हैं। इन सभी इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और माना जा रहा है कि जब डर का माहौल खत्म होता है तो वोटिंग प्रतिशत अपने आप बढ़ जाता है। नरेंद्र मोदी ने आज इसी का जिक्र किया है। राउंड 2 से पहले एक बार फिर टीएमसी के गुंडों को वार्न कर दिया है। 4 मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कल पहले चरण के मतदान ने तृणमूल के महाजंगल राज के अंत का उद्घोष कर दिया है। 4 मई को बीजेपी सरकार बनने के बाद उन पर हुए हर अन्याय, हर अत्याचार की फाइलें खुलेगी। मैं फिर से कहता हूं, फाइलें खुलेगी और ये मोदी की गारंटी है। पहले चरण का रण तो खत्म हो गया, अब दूसरे चरण की बारी है। 142 सीटें दांव पर हैं। इस फेज को बीजेपी के लिए सबसे टफ बैटल कहा जा रहा है क्योंकि टक्कर ममता बनर्जी के गढ़ में है और अब ममता भी दहाड़ रही हैं, कह रही हैं कि बीजेपी को इस बार 2021 की 77 सीटों में से आधी सीटें भी नहीं मिलेंगी। लोगों का वोट में नाम काट दिया और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। और 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন, দেখে রাখুন। আমাদের যা মাইনাস জায়গাগুলো ছিল কালকে আমরা এগিয়ে গেছি। বিজেপি অনেক সিটে হারবে। এবারে মনে রাখবেন যা সিট ছিল তার অর্ধেকও পাবে না। সেই জন্য বাংলা কামড়ে আজকে অমিত বাবুকে মিটিং করতে হয়েছে প্রশাসনকে নিয়ে। ভয় দেখাচ্ছেন সবাইকে। কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? 4 তারিখের পরে তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই। दीदी का दावा है कि 4 मई के बाद बंगाल में ना मोदी दिखेंगे ना अमित शाह दिखेंगे, लेकिन बीजेपी के खेमे में मामला दूसरा ही है। राउंड 1 के बाद अमित शाह 110 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। अगर 110 सीटें ही माने तो बीजेपी को बहुमत के लिए दूसरे चरण की 142 में से सिर्फ 38 सीटें जीतने की जरूरत है। क्या यह संभव है? हो पाएगा? चलिए एक एक करके समझते हैं। दूसरे चरण की 142 सीटों पर 2021 में टीएमसी का स्कोर था 123 और बीजेपी का स्कोर था सिर्फ 18। एक सीट अन्य के खाते में गई थी। जिन 123 सीटों पर 2021 में टीएमसी जीती थी उनके अलावा 18 सीटें ऐसी थीं जहां दीदी की पार्टी रनर अप थी। 2021 में 123 सीटों में से दीदी की जीत का सबसे बड़ा मार्जिन था 1,19,604 वोट, जबकि सबसे छोटा मार्जिन था 3,841 वोट और टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन था 31,900
205 वोट। इसी पैमाने पर 2021 में बीजेपी की जीती 18 सीटों पर सबसे बड़े जीत का मार्जिन था 35,089, सबसे छोटा मार्जिन था 2004 और औसत मार्जिन था 15,038। क्या बीजेपी अब की बार दूसरे चरण में अपनी जीत के मार्जिन को बढ़ा पाएगी? दीदी की सीटों का मार्जिन घटा पाएगी? क्योंकि जीत और हार यहीं से तय होगी। दूसरे चरण की 142 सीटों में से बीजेपी 2021 में 13 सीटों पर 5% के कम मार्जिन से हारी थी, 17 सीटों पर 10% के कम मार्जिन से हारी थी। लेकिन 2021 में जीती 18 सीटों पर बीजेपी की जीत का जो औसत मार्जिन 15,038 था, वो 24 में थोड़ा बढ़ गया। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 सीटों पर लीड ली थी और औसत मार्जिन 18,635 था। यानी बीजेपी ने अगर अपना कैलकुलेशन ठीक से कर लिया तो दूसरे चरण की राह आसान हो सकती है। 2021 की 18 सीटों के मुकाबले 2026 में बीजेपी 3 गुना सीटें भी जीत सकती है। शाह ने तो बाकायदा भविष्यवाणी कर दी है कि अब की बार दीदी भवानीपुर सीट से भी हारने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में प्रचार कर रहे हैं, इस समय एक रोड शो कर रहे हैं, पिछले 14-15 दिनों से हैं। सर, पहले फेज का चुनाव हो गया, दूसरा फेज होना बाकी है, क्या कह रहा है बंगाल? हम बंगाल में प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले फेज में हमारा 110 से ज्यादा सीटें आएंगी। दूसरे फेज को लेकर सर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो क्या उम्मीद जताई जा रही है? पहले फेज का पैटर्न बरकरार रहेगा? मैं तो उम्मीद यही रखता हूं, देखते हैं आगे क्या होता है। ममता बनर्जी का भी चुनाव सर, विधानसभा चुनाव इस इलेक्शन में है भवानीपुर, क्या दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ यहाँ भी हो सकता है? वो भवानीपुर में इनके खिलाफ काफी बड़ा आक्रोश है और भवानीपुर से हमारे वरिष्ठ नेता शुभेंदु दादा लड़ रहे हैं। हम निश्चित रूप से मानते हैं कि भवानीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, ये कोई क्रोज इलेक्शन का इलेक्शन है या लहर दिख रहा है? लहर है, बहुत बड़ी लहर। सबसे बड़ा फैक्टर सर क्या लग रहा है इस चुनाव में? बहुत सारे फैक्टर हैं, घुसपैठिया, कट मनी, सिंडिकेट, महिला सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, ढेर सारे। सर, आखिर में सवाल, अफवाहों को लेकर बहुत ज्यादा ये चुनाव गर्मा गर्म रहा। ममता बनर्जी की तरफ से चाहे मुख्यमंत्री हो, बंगाल की भाषा संस्कृति, बहुत अफवाह फैलाने की जो कोशिश हुई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस चीज पर बहुत ज्यादा अफवाह का भी सहारा लिया जा रहा है इस इलेक्शन में कि बंगाल का कल्चर खत्म हो जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री आ जाएगा। बंगाल का ही मुख्यमंत्री आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बंगाल का फाइनल राउंड जीतने के लिए बीजेपी एक बड़ा दांव बंगाल के हिंदू वोटर्स पर खेल रही है। पहले चरण में हिंदू वोटर्स अपने घरों से निकला, अगर दूसरे चरण में भी ऐसा हो गया तो फिर बंगाल में 4 मई को बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। दूसरे चरण की 142 में से 83 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू डिसाइडिंग फैक्टर हैं। 2021 में इनमें से 65 सीटें टीएमसी ने जीती थी, 18 सीटें बीजेपी को मिली थी, 33 सीटों पर 90% हिंदू आबादी है, जहां पिछली बार टीएमसी ने 23 और बीजेपी ने 10 सीटें जीती थी। 27 सीटों पर 80 से 90% हिंदू हैं। 2021 में इन सीटों पर टीएमसी 23 और बीजेपी 4 सीटें ले पाई थी। 65 सीटों पर 60 से 80% हिंदू आबादी है। 2021 में इनमें से 61 टीएमसी और 4 बीजेपी को मिली थी। 6 सीटों पर 50 से 60% हिंदू हैं। 2021 में ये सारी 6 सीटें टीएमसी ने जीती थी। 11 सीटों पर 30 से 50% हिंदू हैं। 2021 में इनमें से 10 सीटें टीएमसी ने जीती थी। इसका मतलब यही है कि पहले चरण की ही तरह हिंदू भी दूसरे चरण में गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। और अगर बीजेपी अपने कार्ड सही से खेले, अगर बंगाल के हिंदू वोटर्स ने दूसरे राउंड में भी बम्पर मतदान किया तो बंगाल से दीदी की विदाई होनी तय है। टीएमसी इस मोदी लहर को भले ही ना समझ पा रही हो, ना देख पा रही हो, लेकिन मोदी की बंगाल वाली लहर देश के कोने कोने में चल तो रही है। और इस लहर का सबसे बड़ा प्रमाण दिल्ली में दिखा है। केजरीवाल के कैंप में जबरदस्त बगावत हो गई है। आपके सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और वो अकेले शामिल नहीं हुए। राघव चड्ढा के साथ साथ आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है, मोदी का हाथ पकड़ लिया है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से,
अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे, चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। बीच चुनाव दिल्ली से बंगाल तक जैसी सियासी हलचल मची है, उसने इस बात पर मुहर लगा दी है कि इस वक्त मोदी को हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मोदी की लहर चल रही है, दिख रही है, और इस लहर का सबसे गहरा असर 4 मई को दिख सकता है। बंगाल में दीदी की कुर्सी हिल सकती है।